देखिए, जीन पियाजे का सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं। जीन पियाजे ने बालक के विकास के किस क्षेत्र पर अपना सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और आम भाषा में संज्ञान का मतलब क्या होता है? चिंतन क्षमता का विकास होना या चिंतन कौशल का विकास होना। हम लोगों ने कल के क्लास में जाना कि बुद्धि का विकास बच्चों में किस तरीके से होता है। जिस तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ती है बच्चे में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, ये हम लोगों ने जाना। ये भी जाना था कि कौन कौन सी हमारी बौद्धिक क्षमताएं हैं। पियाजे के स्टेज के माध्यम से हमें यही जानना है कि मानसिक क्षमताएं जो सर लिखाए हैं, छोटा छोटा वर्ड, तर्क, निर्णय वगैरह, किस स्टेज में कौन सा गुण का डेवलपमेंट होता है और किस तरीके से बच्चा इसको डेवलप करता है। यही दो बात हमें पियाजे के सिद्धांत में पढ़नी है। तो पिछले क्लास में यानी कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्कीमा क्या है। सिंपल वे में आप लोग समझ गए हैं कि स्कीमा क्या होता है, स्कीम्स क्या होता है, ये भी आप लोग समझ गए हैं। आत्मसातीकरण, जिसको अंग्रेजी में एसिमिलेशन कहते हैं, इसका मतलब आप लोगों ने जान लिया है। और समायोजन को आप लोगों ने जाना, अकोमोडेशन। और उसके बाद आखिरी में हम आपको अनुकूलन बता रहे थे कि आत्मसातीकरण और समायोजन, इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही हम लोग अनुकूलन कहते हैं। और यह अनुकूलन प्रत्येक मानव में वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालने की जन्मजात गुण क्षमता पाई जाती है। क्या बोले? प्रत्येक मानव क्या पर जैव विकासवाद के सिद्धांत में जाएंगे, अगर चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत पर जाएंगे तो प्रत्येक प्रजाति यानी जितने भी जानदार हैं पृथ्वी पर, प्रत्येक प्रजाति स्वयं को वातावरण के अनुकूल ढालने की क्षमता पाई जाती है। वातावरण के हिसाब से अपने शरीर को, अपने व्यवहार को ढालने की क्षमता पाई जाती है। इसी को अनुकूलन कहा जाता है। क्लियर है? अनुकूलन का एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें तो यूँ कहेंगे कि जैसे कि अभी आप अपने घर में रह रही हैं और आपकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद आप जिस जगह जाती हैं ससुराल, तो वो आपका बिल्कुल नया है। आप जैसे कंफर्टेबल तरीके से घर में मायके में रह रही थी, उस कंफर्टेबल तरीके से आपको ससुराल हो सकता है ना मिले। तो आप क्या करते हैं? जंग शुरू हो जाता है क्या? नहीं, उसके अनुसार ढलना पड़ता है। तो इस तरीके से हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और अगर एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो नतीजा आप लोगों के सामने है कि क्या क्या सुनने को मिलता है पेपर में, गांव पड़ोस में, है ना। खैर, ये तो हमारी बात हुई। जानवरों को भी आप देखेंगे कि कुदरत ने उसको उसके वातावरण के हिसाब से उसके शरीर की संरचना की है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे इधर के जानवर के खुर को देखिए और रेगिस्तान के जानवर के खुर को देखिए, फर्क नजर आएगा। हमारे इधर के जानवर के चमड़ी के बाल को देखिए, ठंडे प्रदेश के जानवर के चमड़ी के बाल को देखिए। अनुकूलन का मतलब समझ में आया? वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेना, ये अनुकूलन कहलाता है। कल के एग्जाम्पल में आपने सीखा, आपके वातावरण में एक नया न्यूज आया कोरोना, और कोरोना से बचने का उपाय आपने जाना, ये भी नया न्यूज आया। और अब आप अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लिए, यानी उसी के हिसाब से परहेज के जो गाइडलाइन था उसको पूरा करने लगे। मानसिक संक्रिया,
मानसिक संक्रियाएं, इस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये मानसिक संक्रियन क्या है कि जब हम ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं कि अब हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या करना करें, कहते क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया, अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब आप निर्णय लेने के कंडीशन में आ जाती हैं, जब निर्णय कोई ले लेती हैं कि चलो ये करें, तो निर्णय लेने के पहले जो आपके दिमाग में चल रहा था कि क्या करें किस तरह करें, इसी को कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा नाम दिया है। और उसी सिचुएशन को पियाजे ने मानसिक संक्रिया नाम दिया है। पेन खत्म हो गया लिखते लिखते, क्या करें, बगल वाले से मांगे या सर से मांगे या छोड़ दे, समझ लेते हैं वीडियो देखकर बाद में लिख लेंगे, ये जो आपके दिमाग में चल रहा है इसी को कहते हैं मानसिक संक्रिया। समझ में आ गया। लेकिन जब कोहलबर्ग की थ्योरी में जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, नैतिक तर्कणा। क्लियर है। तब अब एक वर्ड है अहकेंद्रन। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक, ये अहकेंद्रन और इसी का अपोजिट वर्ड विकेंद्रन क्या होता है इसको समझेंगे। इसको साधारण वर्ड नहीं समझना, जब आप ऑब्जेक्टिव हल करने लगिएगा तो ये सब वर्ड आपको काम आएगा। इसलिए आप जो जैसे हमने मानसिक संक्रिया वर्ड लिख दिया, इसको एग्जाम्पल के जरिए समझा दिया, आपने जो समझा अब अपने आइडिया से अपनी जबान में इसको रिलेटेड कुछ बातें लिख दीजिए। यहाँ पर नहीं समझे, यानी इसका साधारण अर्थ आप लिख दीजिए कि मानसिक संक्रिया का मतलब हुआ कि कोई हमको मारा एक तबड़ा, तब हम उसको तबड़ा दें कि नहीं दें, क्या करें, जो दिमाग में चल रहा है वही को मानसिक संक्रिया कहते हैं। अपनी जबान में इसको लिख दीजिए, नहीं बुझे। उसी तरीके से संतुलन स्थापित करना, संतुलन का तो मतलब होता है पल्ले पर बटखरा रखा है, एक पल्ले पर खाद्य सामग्री रखा, दोनों में संतुलन स्थापित करना। लेकिन यहाँ मानसिक संतुलन की बात हो रही है कि दिमाग में संतुलन कैसे बैठाता है बच्चा। जब कोई नया खबर आता है, जब नया ज्ञान जब हासिल होता है तो पुराने ज्ञान में कैसे संतुलन स्थापित करता है, है ना, कैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उस बात को कैसे स्वीकार कर लेता है। हम लोग भी खबर सुनते हैं ना, बट उसको तो कल हम देखे थे, अभी ऐसा कैसे हो जाएगा उसके साथ, झूठ बोल रहे हो क्या, अरे भाई हाँ जी यार 20 खबर बताए सुन, ऐसा होता है ना सिचुएशन कि नहीं, कल तो उससे हम मिले, आज मर गया, आप तुम बता रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुछ देर के लिए हम कभी कभी दिमाग में एडजस्टमेंट, उसकी बात को, ज्ञान को, नए नॉलेज को हमारा दिमाग ग्रहण करने के काबिल नहीं होता, कहता नहीं करेंगे काबिल, तब हम धीरे धीरे उसको संतुलन बैठाते हैं, है ना, कि नहीं हो सकता है, कहना वो उसका सही है, तो कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं। संतुलन स्थापित करना इसको कहते हैं, ठीक ना। अहकेंद्रन, अहकेंद्रन को आप अभिसारी चिंतन भी कह सकते हैं। तो इसी का उल्टा होता है विकेंद्रन। विकेंद्रन को यथार्थ चिंतन या अपसारी चिंतन कह सकते हैं। जो सीटेट एग्जाम दिए होंगे एक बार दो बार, उनको ये सारे वर्ड से परिचित पहले से वो होंगे। यही सब वर्ड हम लोगों को परेशान किया था एग्जाम में, है ना। तो आइए इन दोनों वर्ड को बहुत गहराई से समझिए, क्योंकि यहाँ पर से सवाल बहुत उठता है, भाषा में भी यहाँ पर से सवाल उठता है। इस दोनों को ध्यान से समझ लिए, एकदम आप अपने स्कीमा में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये अहकेंद्रन क्या होता है, विकेंद्रन क्या होता है, और अलग अलग थ्योरी में अलग अलग मायने निकल रहा है इसका। जैसे वाइगोस्की का थ्योरी हमने पढ़ा था, वाइगोस्की ने हमें बताया था कि बच्चा जो खिलौना खेलते खेलते खिलौने से बात कर रहा है, उसको उन्होंने कहा प्राइवेट स्पीच। बुझ रहे हैं। पियाजे के पास जब हम गए तो पियाजे ने बताया कि बच्चा जो उस तरीके से खेल रहा है, खेलते खेलते आपस में बात कर रहा है, अकेले अकेले खेल रहा है और बात कर रहा है ना। तो उसको पियाजे ने कहा ईगोसेंट्रिक स्पीच, अकेंद्रन भाषा, अकेंद्रित भाषा।
और इसी भाषा को वाइगोस्की ने कहा है कि प्राइवेट स्पीच, निजी भाषा। लेकिन यहाँ पर अब चिंतन टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे, चिंतन एक टॉपिक है सिलेबस में, जब चिंतन टॉपिक पढ़ाएंगे तब उसी को हम कहने लगे अभिसारी चिंतन। अकेंद्रता को, अकेंद्रिता के गुण को अभिसारी चिंतन कहते हैं, ठीक ना। जब हम लोग पहल वर्ग के दूसरे स्टेज में हमने आपको बताया था, पहले लेवल के दूसरे स्टेज में आपको बताए थे कि बच्चा स्वार्थी होता है ना, स्वार्थ की अवस्था, ये बताए थे ना। तो उस स्वार्थ में क्या होता था, वो ईगो सेंट्रिक हुआ करता था कि नहीं हमारा सब कुछ है, पापा भी हमारे हैं, मम्मी भी हमारी है ना। कोई मेहमान उनके यहाँ आया कि लो तुम्हारी बाबू को हम लेके जा रहे हैं, तो वो बच्चा रोने लगता है, बड़ा बच्चा, कि नहीं मेरी बाबू है ये। आपके मान लिया आपके घर में इतना बड़ा है, तो ये इसका खिलौना हो गया। आप जाके बोलिए हम बाबू को लेकर जा रहे हैं, तो वो बच्चा रोने लगता है, नहीं ले जाने देता है, होता है ना। इसको कहते हैं अकेंद्रिता का गुण। लेकिन अभी जो हम पियाजे के मानसिक संक्रिया की बात कर रहे हैं कि मानसिक संक्रिया में अकेंद्रिता और विकेंद्रिता क्या होता है, तो इनके अकॉर्डिंग कि एक उम्र बच्चे की आती है जब बच्चे के सामने कोई समस्या हम रखते हैं तो उस समस्या का निदान वह करने में सक्षम नहीं होता है। कोई समस्या आप दिए बच्चे को, तो बच्चा समस्या का निदान करने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उससे बड़े उम्र के बच्चे को अगर आप वही समस्या दिए तो वह उस समस्या का निदान कर सकता है। एग्जाम्पल से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक फेमस कहानी है कि एक गुरुकुल सिस्टम में गुरु के पास एक बच्चा आया कि हमें पढ़ाइए, हम आपके कुटिया में रहकर पढ़ना चाहते हैं। बोला ठीक है, हम आपका पहले टेस्ट ले लेते हैं। तो ठीक है, हम आपके यहाँ रहेंगे। तो बोला ठीक है, एक काम कीजिए, पहले ये बाल्टी उठाइए, जाइए मुँह हाथ धोइए, पानी लेकर मुँह हाथ धोकर एक बाल्टी पानी भर के लेके आ जाइए। गया वो कुएं पर पानी लेके आने लगा, यहाँ आते आते बाल्टी खाली, देखा आज छेद है। फिर गया बेचारा, फिर गया पानी भरा, फिर बाल्टी से यहाँ आते आते पानी खाली। समझ में आई बात? अच्छा, अब इस कहानी को आधा रोकिए, कहाँ गई आधे वाली? नहीं गई। अब दूसरा बच्चा फिर आता है, ध्यान से समझिए। दूसरा बच्चा फिर आता है, वही सिचुएशन आता है, वही बाल्टी उठाकर उसको देते हैं कि जाओ जब तक पानी लेकर आओ मुँह हाथ धोएंगे। वो जाता है, पानी लेकर आता है और रास्ते में देखता है पानी तो खत्म हो गया। कहाँ चेक करता है तो पता चलता है कि यहाँ जो है छेद है। फिर वहाँ वह जाता है, अपना आइडिया लगाता है, सुराख उराख बंद कर देता है, पानी ला के दे देता है। क्या पता चला दोनों बच्चे से? वह एक समस्या को एक ही तरीके से सोच रहा था। उनको जो काम मिला पानी बाल्टी में लाना है, पानी बाल्टी में ला रहा है, चाहे वो 5 बार लाए 10 बार लाए। इन्होंने देखा कि पानी बाल्टी में लाना है, लेकिन समस्या, अब इस समस्या का निदान क्या है, तो दूसरा आइडिया उन्होंने निकाला। गुरुजी ने उनको भी नहीं बताया था कि पानी में बाल्टी में छेदा है, उसको भर लेना, छेद को बंद कर लेना, इसे भी नहीं बताया था। उसको जितना बताया गया उतना काम किया गया, इसको जितना बताया गया उसमें बीच में प्रॉब्लम आया तो उस प्रॉब्लम का नया सॉल्यूशन, नए सिचुएशन में नया सॉल्यूशन वो निकाल लिया। जब आप किसी समस्या पर एक ही तरीके से, एक ही एंगल से, एक ही रास्ता, एक ही डिसीजन लेने में सक्षम हैं तो उसको कहते हैं अकेंद्रण। लेकिन जब आप किसी समस्या पर अनेक आइडियाज लाने में सक्षम है, अनेक विचार, अनेक निर्णय आप लेने में सक्षम है, तो उसको कहेंगे विकेंद्रिता का गुण, या इसे कहेंगे अभिसारी चिंतन। ऐसा चिंतन जो किसी समस्या का सिर्फ एक ही निदान निकालता हो, उसको हम कहेंगे अभिसारी चिंतन। जब आप किसी समस्या का एक से अधिक समाधान निकालने में सक्षम हैं तो
तो आपको हम कहेंगे कि ये अपसारी चिंतन वाली बच्ची है। ठीक है, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन का मतलब समझ गए। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज में आपको इसी बिंदु से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। मूल्यांकन चैप्टर इवेल्युएशन सीसीई सतत व्यापक मूल्यांकन पढ़ाएंगे, सिलेबस में है, उससे भी 4-5 नंबर का सवाल आता है। जब उस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो ये वाला बिंदु फिर आएगा, तो इसलिए अभी समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा कि आपसे हम सवाल कहेंगे, भारत की राजधानी दिल्ली है ना। बच्चों से टीचर ने इस तरह का सवाल किया। अब आप बताइए कि यह सवाल किस टाइप का सवाल है। ऑप्शन में रहेगा मुक्त अंत वाले प्रश्न, दूसरा ऑप्शन रहेगा बंद अंत वाले प्रश्न, तीसरा चौथा में जो भी डाले मेन सवाल का जवाब इसी में है। ठीक है, या आपको कभी सवाल वही रहेगा, ऑप्शन चेंज कर देगा, इस दोनों के बदले लिख देगा अभिसारी चिंतन। यानी बच्चे से दिल्ली की भारत की राजधानी पूछा गया, तो यह सवाल में यह सवाल का जवाब देने में बच्चा कौन सा चिंतन करेगा, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। बोलिए, आंसर बोलिए आप लोग। अभिसारी सही होगा। क्यों? क्योंकि आप गौर कीजिए उसके जवाब पर, उसका जवाब सिर्फ एक है, दिल्ली के अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम आपसे बोले कि दिल्ली के बारे में 5 वाक्य लिखें, ये जवाब अलग अलग आएगा। नहीं बुझे? सभी को आपको लिखने देंगे, आपका 5 वाक्य इनके 5 वाक्य से डिट्टो नहीं मिलेगा। ये कुछ और बातें लिखेंगे, आप कुछ और लिखेंगे, कुछ डिट्टो मिलेगा, है ना। तो पता चला कि जिस प्रश्न का जवाब आजाद हो, मतलब अलग अलग आए, अलग अलग तरह का जवाब आए, तो उसको क्या कहेंगे, मुक्त अंत वाले प्रश्न, अलग अलग आजाद खुला। आप सारी और मुक्त अंत बता दे रहे हैं। जब आपका एक प्रश्न का एक से अधिक तरीके से जवाब आए तो उसको कहते हैं मुक्त, मतलब आजाद, मुक्त अंत वाले प्रश्न। यानी हम आपको बोले गाय के बारे में निबंध लिखिए, आप 10 लाइन का भी लिख सकते हैं, आप 12 लाइन भी लिख सकते हैं, आप 8 लाइन भी लिख सकते हैं। क्या एक ठोका गलत है 8 वाले का? नहीं ना, सही है। अब कुछ विभिन्नता देखने को मिलेगी। तो जिस प्रश्न का उत्तर उन्मुक्त हो, उन्मुक्त मतलब फ्री, अपनी मर्जी से, है ना, उसको कहते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। जैसे दिल्ली शहर के बारे में आप क्या जानते हैं। और बंद अंत वाले प्रश्न का मतलब होता है जिसका उत्तर सारे विद्यार्थी के द्वारा एक ही दिया जाता हो, या जिसका मात्र एक ही उत्तर हो, तो उसको क्या कहेंगे, बंद अंत वाले प्रश्न। लेकिन अब चिंतन में आइए, आपका डॉट को क्लियर करना है। चिंतन में आइए, बंद अंत का मतलब क्या हुआ, जिसका जवाब एक ही हो, और जिस समस्या का एक ही निदान कर रहे थे वो अभिसारी चिंतन कहला रहा था, और जिस समस्या का अनेक निदान कर रहे थे वो अपसारी कहला रहा था। तो अपसारी चिंतन इसमें जाके मिला, बुझे आप? अभी भी कंफ्यूजन। मानसिक संकेलिया समझ में आई है? उंगली पे ये 8-10 वर्ड याद रहना चाहिए। सुन लीजिए एक बार, इसके ध्यान दीजिए। स्कीमा, स्कीम्स, आत्मसातीकरण, अंग्रेजी में क्या होता है, एसिमुलेशन, है ना, एसिमुलेशन। उसके बाद क्या पढ़ाए थे, समायोजन। समायोजन का मतलब क्या हुआ, समझ गए हैं? अपने आप को नए सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेना।
और ये आत्मसातीकरण और समायोजन करने की क्षमता बालक में पैदाइशी होता है कि आगे सीखता है? गलत हो गया है, जन्मजात होती है। ये क्षमता बच्चे में जन्मजात है, हम में जन्मजात है, यानी बच्चों में हम में अनुकूलन करने की क्षमता, वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालने की क्षमता जन्मजात होती है। जो नहीं ढल पाती है वो नैहरे में सब दिन रहती है। बुझ गए? एक बार स्पीड में पढ़ते हैं, ठीक है। स्कीमा, स्कीम्स, आत्मसातीकरण, समायोजन, ये 4 हो गया। उसके बाद अनुकूलन, ये 5 को एक ग्रुप में डाल दीजिए। अब फिर उसके बाद यहाँ से शुरू किए मानसिक संक्रियाएं, संतुलन या असंतुलन। उसके बाद क्या है? आकेंद्रण या आकेंद्रियता, या उसके बाद विकेंद्रण। और एक होता है संतुलन, नहीं लिखा है? हाँ लिखे हैं तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अब हम लोग जानेंगे पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बताया है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को और कौन से नाम से जाना जाता है, पता है आप लोगों को? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को तो एक हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और एक और क्या कहा जाता है? अवस्था का सिद्धांत। जीन पियाजे ने बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है ना। बच्चों में संज्ञान का विकास कैसे होता है तो बताया उन्होंने 4 अवस्थाओं में होता है। बच्चों के संज्ञान का विकास 4 अवस्था तक जाते जाते पूरी हो जाती है ना। पहली अवस्था का क्या नाम है? या इसको एक और नाम कहते हैं संवेदी। इस स्टेज में उन्होंने बेसिकली ये बात हमें समझाने की कोशिश की है कि इस स्टेज के बच्चे सूचना को कैसे कलेक्ट करते हैं। एक तो ये हमें सीखना है कि इस स्टेज में या और चारों स्टेज में बच्चा सूचना को कलेक्ट कैसे करता है, और दूसरी बात हमें क्या सीखना है कि इस एज के बच्चे में कौन सा लक्षण हमें दिखता है, कौन सा बुद्धिक क्षमता देखने को मिलता है। तो आज हमारे सूचना को ग्रहण करने का सबसे मुख्य साधन है भाषा, लेकिन इस एज के बच्चे में भाषा कहाँ? तो बच्चा कैसे अपने चिंतन का डेवलपमेंट करता है, कैसे बच्चा बाहरी सूचना को कलेक्ट कर रहा है? तो वो कह रहे हैं सेंसोरी ऑर्गन की मदद से। सेंसोरी ऑर्गन क्या है ये आपको बता चुके हैं कि वो 5 ऑर्गन जो है हमारे, उस ऑर्गन्स की मदद से, उस अंग की मदद से बच्चा जो है सूचना को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसको अगर कुछ अभिव्यक्त भी करना पड़ता है तो गामक क्रिया से करता है। यही 2 चीजों से बच्चा जो है अपने कॉग्निटिव का डेवलपमेंट करता है, एक इंद्रिय से और एक गामक क्रिया से। गामक क्रिया किसे कहते हैं? गामक क्रिया, गामक क्रिया मतलब होता है हाथ पैर चलाना। सिंपल भाषा लिख रहे हैं। छोटा बच्चा भूख लगी है, वो सुसु पर पड़ा हुआ है, उसको बदन कुटकुटा रहा है टॉयलेट में पड़े रहने के कारण, वो आपको कैसे बताता है? रो कर बताता है, हाथ पैर मार के बताता है ना। हर एक्सप्रेशन वो अपना रो कर, हाथ पैर हिलाकर, हंस कर, मुस्कुरा कर, हाव भाव से, तो शारीरिक गति को ही कहते हैं गामक क्रिया। बच्चा खिलौना हाथ में लेगा, ढन ढन करता रहेगा, ढन 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 तोड़ रहा है ना, पटक रहा है। चम्मच हाथ में दीजिए टन टन करेगा, कोई भी चीज हाथ में दीजिए मुंह में लेगा। तो 5 इंद्रियों का वो इस्तेमाल ज्यादा करता है, चखेगा, सुनेगा, डन डन कर रहा आवाज सुनने के लिए, और उससे अपना बुद्धि डेवलप कर रहा है कि ये आवाज कैसा है, क्यों, चिंतन करना शुरू। समझ जाता है को एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, उसको कहते हैं वस्तु अस्थायित्व। इसका सवाल आता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। इस स्टेज में बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। पढ़ेंगे अभी गुण में, अभी हम लोग सिर्फ इसका मीनिंग समझ रहे हैं क्या, कि इस अवस्था को इंद्रिय जनित गामक अवस्था क्यों कहते हैं। यहाँ पे 2 बातें हमें सीखनी। इंद्रिय जनित मतलब इंद्रियों की मदद से वो समाज से सूचना को कलेक्ट करता है। उसके हाथ में खिलौना दिया, तोड़ दिया, म्यूजिक बजा दिया, रो रहा है बच्चा, म्यूजिक बजा दिया, चुप, है ना। वो सुन के चुप हो गया, क्योंकि सुन के उसका दिमाग अब वहां चला गया कि क्या हो रहा है, कैसे बज रहा है म्यूजिक,
कहाँ बज रहा है। इंद्रियों की मदद से सूचना कलेक्ट कर रहा है और अपनी प्रतिक्रिया कैसे वो दे रहा है, गामक की वजह से, गामक क्रिया करके। तो गामक क्रिया किसे कहते हैं, हाथ पैर चलाना, हंसना, मुस्कुराना, रोना, ये सभी उसका गामक क्रिया है। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था। तो ये गामक का जो काम हम कर रहे हैं तो पेशी के माध्यम से न कर रहे हैं। पेशी कहते हैं मसल्स को, गोश्त पोस्ट को, मांसपेशी को पेशी कहा जाता है ना। तो ये जो पैर हाथ चला रहे हैं तो मांसपेशी नहीं हुआ ये, इसी के लिए इसको हम सेंसोरी पेशी मतलब ये कह सकते हैं, गोश्त पोस्ट वाली अवस्था। ठीक है, प्रेरक अवस्था वही एक ही बात है। ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, ज्ञानात्मक मतलब ज्ञान को स्टोर कर रहा है, इसकी मदद से। क्रियात्मक अपना एक्शन दिखा रहा, हाथ पैर चला रहा है ना। तो इस स्टेज में छोटा बच्चा अपने स्कीमा का निर्माण, स्कीम का निर्माण या एडजस्टमेंट, समायोजन, ये सारा काम वो इन्हीं की मदद से करता है। क्लियर है, इसलिए इस अवस्था का नाम संवेदी पेशीय अवस्था रखा गया है। अब हम लोग जानेंगे इस अवस्था में क्या क्या गुण बच्चे में, चिंतन से रिलेटेड कौन कौन सा, बच्चे के थॉट से रिलेटेड कौन कौन सा गुण पाया जाता है। एक गुण पर इन्होंने चर्चा किया कि सर इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। जैसे हम लोग हाथ में छोटा बच्चा 7-8 महीने का बच्चा, 9 महीने का, 10 महीने का बच्चा मोबाइल छीन लिया, अब हम लोग गिरा देगा, उससे छीनते हैं तो वो रोने लगता है ना, उससे खिलौना छीनिएगा तो वो रोने लगेगा। फिर हम क्या करते हैं, उसको कौवा ले गया और पीछे में छिपा लेते हैं, उसको कह देते हैं कौवा ले गया, अभी से झूठ का ट्रेनिंग। तो आपने जो छिपाया तो वो तो कुछ देर के लिए समझ गया कि कौवा ले गया, तो ये भी एक कारण है, ये दूसरा गुण है, इसको कहते हैं जीववाद का गुण। इस उम्र में बच्चों में 2 गुण मुख्य रूप से पाया गया। एक इन्होंने चर्चा किया वस्तु, पहले लिख लेते हैं क्योंकि आपसे सवाल करेगा वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी अवस्था में पाया जाता है, जीववाद का गुण कौन सी अवस्था में पाया जाता है। तो अवस्था नहीं, संवेदी पेशीय अवस्था के गुण, या हम कहेंगे संवेदी पेशीय अवस्था में बच्चों में कौन कौन से बौद्धिक गुण देखने को मिलते हैं। संवेदी पेशीय अवस्था के बच्चे में मुख्य रूप से ये 5 लक्षण आपको देखने को मिलेंगे और इसी लक्षण पे सवाल सीटेट पूछता है। तो देखिए वस्तु स्थायित्व का गुण क्या होता है कि बच्चों से अगर उसका खिलौना छिपा भी लिए और बाद में उसका खिलौना उसके सामने रखे तो वो भी पहचान लेता है। या यूँ समझ लीजिए कि वह बच्चे को अगर आप कहिएगा कि गिलास लेकर आओ तो बेटा, 2 साल का बच्चा या बच्ची गिलास लेकर आओ तो बेटी, तो वो गिलास लाकर दे देती है। इससे ये पता चल रहा है कि चीज़ें सामने नहीं है तब भी उसके दिमाग में गिलास का स्कीमा बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ सामने नहीं है उसके बाद भी उसके दिमाग में उसका अक्स बना हुआ है और नाम बोलने के बाद ही वो वस्तु को पहचान जाती है, तो उसको कहते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, इस एज में चूंकि हम 2 बातें कर रहे थे, एक तो संवेदी और एक पेशी, है ना। तो अब यहाँ पर पेशी से रिलेटेड गुण है कि बच्चा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का मतलब होता है हम लोग जो व्यवहार करते हैं अपने दिमाग से कंट्रोल करते हैं कि अब सर लिखा रहे, अब हमें कलम उठाना है। लेकिन बच्चा इस उम्र में जो जो काम वो करता है वो अपने आप उसका हो जाता है। कहने का मतलब है अपने आप उसको टॉयलेट हो जाता है, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं रहती कि अब हमें टॉयलेट लगा, अब हमें रोना चाहिए, चिल्लाना चाहिए ताकि अम्मी उठाए, है ना। वो अपने आप मूल प्रवृत्ति का व्यवहार मतलब यही होता है कि जो चीज़ उसको अपने आप कर रहा हो और उसको करने में आनंद हो। छोटा बच्चा देखेंगे कि अंगूठा चूसता रहता है ना, क्योंकि उसको फीडिंग करने की आदत हो गई है। फीडिंग अगर माँ नहीं करा रही है तो वो अंगूठा चूसता रहेगा, मुंह में उंगली इस तरीके से डाला हुआ रहता है। तो ये चूसना, दूध पीना, रोना, ये सब जो है इनका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहलाता है। ठीक है, पॉइंट को खाली आप लोग समझ लीजिए, मूल प्रवृत्त्यात्मक और परावर्तित। परावर्तित का मतलब एक ही चीज को दोहराना, एक ही चीज को बार बार करना, एक ही कार्य को बार बार करना।
और मूल प्रवृत्त्यात्मक का मतलब जैसे सोच समझ के नहीं। हाँ बिना सोचे समझे जो काम करते हैं, इंद्रियों के सहारे सीखना। मूल प्रवृत्ति जैसे चूसना, बगल में लिख लीजिए, जैसे चूसना, अंगूठा चूसना। एक एग्जाम्पल सिर्फ लिखे, एक एक ठो, अब आपको समझना। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए।